किसी राज्य में वैराग सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। वो बहुत बुद्धिमान और दयालु था। उसने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। लोग अपनी छोटी छोटी समस्या लेकर उसके पास आते तो वो उनके साथ न्याय करता था। महाराज, आपसे दो लोग मिलने की विनती कर रहे हैं। वे आपस में बहुत लड़ रहे हैं। सब लोग उनके झगड़े की वजह से परेशान हो रहे हैं। मैं उन्हें आपके पास लाना चाहता हूँ ताकि उनके दरमियान न्याय हो सके। कौन है वे लोग? भेजो उन्हें मेरे पास, मैं देख लेता हूँ कि क्या मामला है। कुछ समय के बाद दो गरीब व्यक्ति राजा के सामने आकर खड़े हो गए। महाराज, मेरा नाम आदित्य है। मैं एक किसान हूँ। मैं फसलें उगाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता हूँ। इसके अलावा और कोई आय का स्रोत नहीं है। पूरा साल मैंने इस दिन का इंतजार किया है, मगर जब वह दिन मेरे जीवन में आया तो इस आदमी ने मेरे सपनों को तोड़ दिया। क्या कहना चाहते हो तुम? खुलकर कहो, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम अपनी बात को विस्तार से बताओ। यहाँ तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। महाराज, मैंने इस बार जब अनाज उगाया तो मैं बहुत खुश था। मेरी फसल पिछले साल से ज्यादा होगी और मुझे अच्छा मुनाफा होगा। मैंने जमींदार से ब्याज लेकर अपनी फसलें पहले से ज्यादा उगाई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब फसलें पक गईं तो जमींदार मुझसे कहने लगा कि मेरे लिए तुम 10 बोरे अनाज घर पर भेज दो। मैं तुमसे ब्याज नहीं लूंगा, तुम्हारा ब्याज भी खत्म कर दूंगा। इतनी बात करते ही आदित्य रोने लगा। महाराज उसके साथ खड़े आदमी को देखने लगे, जो आदित्य से भी ज्यादा परेशान लग रहा था। फिर क्या हुआ आदित्य? अपनी बात पूरी तफसील से बताओ मुझे। महाराज, जमींदार के आदमियों ने वो बोरे मेरे घर में रखवाए थे। यह बात मेरा यह पड़ोसी राजू अच्छी तरह से जानता था। आज रात को जमींदार के आदमियों ने वह अनाज के बोरे लेने के लिए आना था, मगर वो लोग नहीं आए। सुबह जब मैं उठा तो वो अनाज के बोरे गायब थे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये अनाज के बोरे मेरे इस पड़ोसी राजू ने गायब किए हैं, क्योंकि जमींदार के आदमी तो आए ही नहीं थे। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? राजू ने वो बोरे चुराए हैं। महाराज, ये बात सिर्फ जमींदार को पता थी या फिर राजू को। आप जानते हैं कि हम गांव के लोग अपने अनाज को सुरक्षित स्थान में रखते हैं। सिर्फ वही बोरे अपने गोदाम में लाते हैं जो हमने किसी को देने हो, क्योंकि गांव में चोरी हो जाती है। ये बात राजू को पता थी। राजू ने ही वो बोरे चुराए हैं। महाराज, आदित्य मुझ पर आरोप लगा रहा है। मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी चोरी नहीं की, कभी किसी का हक नहीं खाया। मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा क्यों करूंगा? आदित्य, तुम एक बार फिर सोच लो। हो सकता है कि तुम्हारा कोई और दुश्मन हो जो तुम दोनों के दरमियान दुश्मनी पैदा करना चाहता हो। कोई और चोर हो सकता है और तुम राजू को गलत समझ रहे हो। महाराज, इसके अलावा कोई भी नहीं है। कोई और मेरे घर से क्यों चुराएगा? और उसे कैसे पता चलेगा कि मैं एक घर में अनाज लेकर आया हूं? और अगर ये राजू के अलावा किसी और ने किया है तो इसमें राजू का ही हाथ है। इसी ने बाहर ये बात कही होगी, वरना मैंने तो सबसे छुपाई थी ये बात, और जमींदार जी ने भी ये बात किसी को नहीं बताई। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम दोनों की दुश्मनी से किसको फायदा हो सकता है? क्या कोई ऐसा है जो तुम दोनों को अलग करना चाहता हो? महाराज, मैं गरीब आदमी हूं और हमारी किसी से दुश्मनी क्यों होगी? और हमें एक दूसरे से अलग करके किसी को क्या फायदा होगा? राजू, अब तुम बताओ कि अगर तुमने वो चोरी की है तो वो बोरे तुमने कहाँ रखे हैं? राजू महाराज की बात सुनकर रोने लगा था। वो तो समझ रहा था कि महाराज उसके साथ न्याय करेंगे, वो उसकी मजबूरी को समझेंगे। उसे आदित्य पर गुस्सा आ रहा था। जरा से फायदे के लिए वो अपने दोस्त पर आरोप लगा रहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया महाराज, आप मुझ पर विश्वास करें। मैं गरीब आदमी हूँ महाराज, मेरे साथ अन्याय न किया जाए। राजू से कहिए वो मेरे अनाज के बोरे मुझे वापस कर दे। राजू, या तो तुम आदित्य के अनाज के बोरे वापस कर दो या फिर सजा के लिए तैयार हो जाओ। राजू को मालूम हो गया था कि महाराज ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अगर महाराज उसे जेल में डाल देते तो ना जाने कब तक वो जेल में सड़ता रहता। उसने आदित्य को अनाज के बोरे देने का फैसला कर लिया। महाराज, मैं आदित्य को अनाज के बोरे देने के लिए तैयार हूँ। राजू की जो भी पसंद हुई थी वो 10 बोरे थी और वो तोड़कर उसने आदित्य को दे दिए थे।
मुझे अपने भगवान पर पूरा पूरा विश्वास है। वह आज नहीं तो कल मेरी सच्चाई साबित कर देगा और तुमने जो मेरे साथ किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुमने मुझ पर आरोप लगाया, तुम्हारी वजह से मेरा सारा अनाज ऐसे ही बर्बाद हो गया। अब भगवान ही मेरा सहारा है जो इस मुश्किल समय में मेरी मदद करे। आज के बाद मेरी तेरी दोस्ती खत्म। जमींदार जी, ये लीजिए, आपके लिए अनाज लेकर आया हूँ। अब तो मेरा ब्याज खत्म हो गया ना? अरे ऐसे कैसे ब्याज खत्म हो गया? ये बात तो मैंने कल रात के लिए कही थी। अगर कल रात तुम अनाज दे देते तो मैं तुमसे ब्याज माफ कर देता। अब तुम्हें ब्याज भी देना होगा, मगर मैं तुम्हें एक फायदे की बात बता देता हूँ कि अब तुम दोबारा फसल होने के बाद दे देना। मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हारे हालात ठीक नहीं, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा समय दे रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी, आपने मुझे कुछ समय दे दिया। मैं जल्दी आपका ब्याज वापस कर दूंगा। आदित्य हैरान था कि जमींदार अपनी बात से मुकर क्यों गया। वो दोबारा से अपनी फसल उगाने लगा ताकि इस बार पहले से अच्छी फसल हो और उसका ब्याज भी खत्म हो जाए। दोनों के घर एक साथ साथ थे, मगर दोनों ही एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते थे। अब मैं खेतों में काम नहीं करूंगा। वैसे भी इस आदित्य की वजह से मेरी सारी जमीन तो बिक गई है। मैं किसी और की जमीन पर काम क्यों करूं? मैं मछलियां पकड़कर अपने परिवार का पेट पालूंगा। राजू ने मंडी में जाकर वहाँ से मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल लिया और फिर नहर पर मछलियाँ पकड़ने के लिए चला गया। यह भी अच्छा है, जाल में मछलियां फंस जाती हैं और मेरा अच्छा गुजारा हो जाता है। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तब मैं खेत खरीद लूंगा और अपनी फसल उगा लूंगा। आदित्य ने दोबारा से अपनी फसल उगाई थी। फसल तो इस बार भी मैंने पहले से ज्यादा उगाई है। बस इस समय बारिश हो जाए तो मेरी फसल अच्छी हो जाएगी और मुझे मुनाफा भी अच्छा होगा। और फिर एक दिन बारिश होने लगी तो आदित्य बहुत खुश था। इस बार बारिश के कारण मैं बहुत ज्यादा मुनाफा हासिल करूंगा। आदित्य, इस बार तो फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी हो गई। अब तुम 20 तो फसल के लूंगा, 10 पैसे दूंगा और तुमसे 10 लेकर तुम्हारा ब्याज खत्म कर दूंगा। ये बात ध्यान में रखना कि इस बार कोई चोरी तुम्हारे घर ना हो। इस बार मैं पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। पिछली बार भी राजू की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ था, मगर अब मैं अपनी आंखें खुली रखूंगा। अब फसल काटने के दिन शुरू हो चुके थे। दूसरी तरफ राजू के जाल में भी मछलियाँ पहले से ज्यादा फंसने लगी थी। बस मेरे पास ज्यादा पैसे इकट्ठे हो जाएं, तो मैं आदित्य से भी बड़े खेत में फसल लगाऊंगा। उसे भी पता चले कि मैं कोई कमजोर व्यक्ति नहीं हूँ। मैं आदित्य को सफल होकर दिखाऊंगा। उसने मुझ पर आरोप लगाया, उसकी वजह से मेरे खेत चले गए। मेरे परिवार वाले कितने दुखी रहे, भूखे रहे, मगर अब मैं दोबारा ये सब होने नहीं दूंगा। उसी वक्त राजू के जाल में एक काले रंग की मछली आकर फंसी थी। ये मछली बाकी मछलियों से बहुत मुख्तलिफ थी। अरे, ये मछली इतनी अजीब क्यों है? आज तक इतनी अजीब मछली मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। इस मछली को मैं मंडी में बेचने के लिए लेकर जाऊंगा, बल्कि इसे तो मैं घर लेकर जाऊंगा। आज घर में इसे पकाकर खाएंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे। राजू मछली घर लेकर आया। अपनी पत्नी को उसने बुलाया। राधा, कहाँ हो तुम? मुझे मछली साफ करने के लिए कोई सामान दो। राधा उसके पास छुरी और बर्तन लेकर आई थी। अरे, आज मेरा मछली खाने का बहुत ही मन कर रहा था, सोचा कि आपको कहूँ, मगर आप मेरे कहने से पहले ही मछलियाँ पकड़ने के लिए चले गए। आज तो आपने मेरी मन की भाषा ही सुन ली। राजू जब मछली को साफ कर रहा था तो उसके अंदर से एक सफेद रंग का मोती निकला। अरे, ये मोती इस मछली के अंदर, ये कितना चमकदार है। इसके अंदर से कितनी रोशनी नजर आ रही है। देखो तो राधा, कितना खूबसूरत मोती है। इस मोती से तुम्हें मैं गहने बनाकर दूंगा। अरे, ये तो बहुत ही कीमती होता है और ये तो वैसा ही मोती है जिसके बारे में मेरे बापू कहते थे कि ये बहुत पैसों में बिकता है। इसको बेचने से इंसान बहुत अमीर हो सकता है। ये आप किसी जौहरी को दिखाएं। राजू मोती को आंखों के करीब लाकर और गौर से देखने लगता है। अरे भगवान, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही से बेचने का इंतजाम करता हूँ, मगर ये बात किसी को पता न चले।
खास तौर पर आदित्य या उसकी पत्नी को, वरना वो हमसे मोती छीन लेंगे और हम पर कोई आरोप लगा देंगे। अरे आप चिंता क्यों करते हैं? मेरे होते हुए बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, मैं सब संभाल लूंगी। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि हमारे घर में कितना कीमती खजाना आ गया है। दूसरी तरफ आदित्य भी बहुत खुश था। आज वो फसल काट चुका था। जमींदार जी ने आज भी उससे अनाज के 20 टोकरियां ली थी। यहाँ रख दो ये बोरे, रात को आकर यहाँ से ले जाना। मैं तुम लोगों के आने का इंतजार करूंगा। ऐसा ना हो कि आज भी तुम लोगों से पहले चोर आ जाए। अरे भैया, तुम चिंता क्यों करते हो? हम समय पर आ जाएंगे और ये बोरे ले जाएंगे। जब आदित्य उन आदमियों से बात कर रहा था तो उसी वक्त राजू अपने घर से निकला। आदित्य ने उसे अपने पीछे खड़ा देखा तो उसे गुस्सा आ गया। इसने आज भी मेरी बात सुन ली। इससे पता चल गया है कि आज मैं भी घर में अनाज के बोरे लेकर आया हूँ। ये तो बहुत करीब हो गया है। ऐसा ना हो कि अब मेरे घर से आज भी चोरी कर ले। मुझे कोई इंतजाम करना होगा। आदित्य अपने राजा के महल में गया। बताओ आदित्य, कैसे आना हुआ? दोबारा तुम्हें यहाँ किसी ने अनाज चोरी करने की कोशिश तो नहीं की? दोबारा कोई समस्या तो नहीं हुई? महाराज, भगवान की कृपा से सब कुछ बढ़िया है। दोबारा मेरे साथ कोई समस्या नहीं हुई, मगर मुझे लगता है कि आज मेरे साथ कोई समस्या होने वाली है। क्या कहना चाहते हो तुम आदित्य? खुलकर बताओ। अगर तुम्हें किसी से खतरा है तो हमें बताओ। हमारे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये हम होने नहीं देंगे। हम अपनी सारी राज्य के व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए यहाँ मौजूद हैं। आदित्य ने सारी बात महाराज को बताई कि आज भी उसे घर में बोरे रखते हुए राजू ने देख लिया है। वो आज भी चोरी करने की कोशिश करेगा। तुम चिंता मत करो आदित्य। शाम होने से पहले हम विशेष मंत्री को तुम्हारे घर भेज देंगे। वह तुम्हारे घर में छुपकर बैठ जाएंगे और अगर आज दोबारा किसी ने चोरी करने की कोशिश की तो वो पकड़ा जाएगा। हमारी सजा से उसे कोई नहीं बचा सकेगा। पिछली बार तो हमने राजू को जाने दिया था, मगर आज उसे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आदित्य अपने घर वापस आ गया था। उसने अपनी पत्नी को भी ये बात बता दी और फिर शाम को विशेष मंत्री भी उनके घर में आ गए थे। आज मैं जागता रहूंगा। जैसे ही मुझे महसूस हुआ कि कोई अनाज वाले कमरे में घुसा है तो मैं आपको जगा दूंगा, या फिर अनाज वाले कमरे में जाकर बैठ जाता हूँ। अगर कोई आया तो मैं शोर मचा दूंगा। तब उस कमरे में आकर अपनी आंखों से चोर को देख लेना। तो मैं एक विचार बताता हूँ, उस पर काम करके तुम अपने कमरे में भी आराम से बैठ सकते हो। जैसे ही चोर आएगा तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारे घर में कोई आया है। विशेष मंत्री ने जो आदित्य को तरकीब बताई, आदित्य उसे सुनकर बहुत खुश हुआ था। अरे, मेरे मन में ये विचार पहले क्यों नहीं आया? अगर पहले मैं ऐसा करता तो उस दिन मैं राजू को रंगे हाथ पकड़ लेता। और फिर आधी रात का वक्त था जब किसी के चलने की आवाज सुनकर विशेष मंत्री और आदित्य अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। आवाज तो एक से ज्यादा लोगों की है। क्या राजू अपने साथ कोई और भी चोर लेकर आया है? यह तो अनाज वाले कमरे में जाकर ही पता चलेगा। आज जो कोई भी है वो आज बच नहीं सकेगा। वे दोनों रस्सी लेकर अनाज वाले कमरे में आ गए तो वहाँ पर 3 लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए थे और वे जमीन पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर मास्क था। अरे अरे, मारे गए। आंखों में जलन हो रही है। अरे कोई पानी तो लाओ, हमें जलन से बचाओ। यह काम करने से पहले सोचना चाहिए था। अभी तुम लोगों को अपने किए की सजा मिलेगी। उससे पहले जरा अपना चेहरा तो दिखाओ। देखो तो सही, ये कौन है जो इस राज्य में चोरी जैसा पाप कर रहा है, वो भी किसी गरीब के घर। जब विशेष मंत्री ने उनके चेहरे से नकाब हटाया तो आदित्य बुरी तरह हैरान रह गया। अरे अरे, ये लोग तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं। मुझे तो लगा कि आज भी राजू ही यहाँ पर आएगा, पर यहाँ यह काम करेगा, मगर ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। तुम कमरे का दरवाजा बंद करके यहाँ आ जाओ आदित्य। हम भी अभी इन्हें महाराज के पास लेकर नहीं जा सकते। इन लोगों ने ये सब क्यों किया और इनके साथ क्या किया जाए, इसका फैसला महाराज करेंगे। ये वक्त महाराज के आराम करने का है। उन्हें तंग करना मुनासिब नहीं। हमें सुबह का इंतजार करना होगा। विशेष मंत्री तो अपनी जगह पर सो गए थे, मगर आदित्य आज पूरी रात जागता रहा। अगले दिन वो तीनों को राजा के महल में लेकर गया था।
ये हैं वो तीनों आदमी जो आदित्य के घर चोरी करने के लिए गए थे। अब आप इनसे पूछेंगे इन्होंने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पर किया? क्या पिछली बार भी ऐसा इन्होंने ही किया था और आरोप राजू पर लगा दिया? बताओ मुझे, तुम कौन हो? क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? क्या दुश्मनी है तुम लोगों को इस गरीब किसान से? क्षमा कर दे महाराज, क्षमा कर दे, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। हमें जमींदार जी ने जो करने को कहा हमने वही किया। हमने उनका हुक्म माना, हमने कुछ गलत नहीं किया। अगर ऐसा ना करते तो जमींदार जी हमें नौकरी से निकाल देते। इसमें हमारा क्या दोष? उनकी बात सुनकर आदित्य हैरान परेशान रह गया था। जमींदार ऐसा क्यों करेंगे? वे इतने अमीर आदमी हैं, वे मेरे घर से क्यों चोरी करवाएंगे? बताओ मुझे, क्या पिछले साल भी तुमने ही इसका अनाज चुराया था? जी महाराज, वो हमने ही किया था, मगर जमींदार जी के कहने पर। जमींदार को महल लेकर आओ। थोड़ी देर के बाद जमींदार को महल में लाया गया था। पहले तो जमींदार अपना दोष मानने को तैयार नहीं था, मगर फिर उसने अपना कसूर मान लिया। मैं लोगों को ब्याज देता हूँ और बदले में जब वो ब्याज नहीं देते तो मैं उनकी जमीन अपने कब्जे में कर लेता हूँ या फिर उनसे ज्यादा पैसे लेता हूँ। मगर आदित्य ने मुझे समय पर पैसे वापस करने चाहे तो मैंने उससे अनाज मांग लिया। मैंने सोचा कि अनाज खुद ही चोरी करवा लूंगा। मैंने अनाज चोरी करवाया, मगर इल्जाम राजू पर आया। मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने सोचा कि अगले साल फिर मैं यही तरकीब अपनाऊंगा। इस तरह से मेरे पास ज्यादा अनाज भी आएगा और हो सकता है कि आदित्य की जमीन भी मेरे कब्जे में आ जाए। मगर अब जब दोबारा मैंने ये चाल चली तो मैं पकड़ा गया। कोई चोर कितना ही चतुर क्यों ना हो, एक दिन पकड़ा ही जाता है। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने एक निर्दोष को सजा दिलवाई तो तुम्हें अब जेल में ही जाना पड़ेगा। जमींदार ने महाराज से बहुत माफी मांगी, मगर महाराज ने उसे सजा दे दी। आदित्य अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदा था। वो राजू के पास आया तो रोने लगा। मुझे माफ कर दो राजू, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा चिंतित था। मेरे दिमाग में जो आया मैं उसी पर अमल करता रहा। मैंने कुछ सोचा ही नहीं। मुझे तो बहुत दुख हुआ था कि तुमने हमारी दोस्ती तोड़ दी। चलो, अच्छा है कि दोबारा तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ और चोर का भी तुम्हें पता चल गया कि वो कौन है। मुझे ये बताओ कि तुमने चोर को पकड़ा कैसे? उस दिन विशेष मंत्री के कहने पर मैंने दरवाजे के ऊपर एक बहुत सा बड़ा बर्तन रख दिया जिसमें मैंने मिर्ची और नमक डाल दिया। जब उन चोरों ने दरवाजा खोला तो उनके ऊपर वो गिर गया। एक तो आवाज बहुत ज्यादा थी जिससे हम जाग गए और ऊपर से दूसरा वो मिर्ची और नमक उन चोरों की आंखों में घुस गया। वे चिल्लाने लगे तो इस तरह हमने उन्हें पकड़ लिया। तुमने तो बहुत अच्छा विचार सोचा चोरों को पकड़ने का। क्या तुमने मुझे माफ किया? हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया क्योंकि दुश्मन ने चाल ही ऐसी चली थी कि तुम्हें झूठ भी सच नजर आने लगा था। वे दोनों फिर से अच्छे दोस्तों की तरह रहने लगे थे। राजू ने वो मोती बेच दिया था, उससे उसने बहुत सारी जमीन भी खरीद ली थी और अब वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे थे। सच कहते हैं, कोई व्यक्ति कितना ही चतुर क्यों ना हो, वो अपनी जरा सी गलती से पकड़ा ही जाता है। उसे अपनी गलती की सजा जरूर मिलती है और निर्दोष इंसान के लिए भगवान भला जरूर करता है। रामगढ़ नामक एक सुंदर सा गांव था जहां पर एक राजा राज्य किया करता था। राजा के राज्य में सभी लोग सुखी जीवन यापन कर रहे थे। उसी राज्य में नरेश रहता था। नरेश राजा के यहाँ पर माली था। नरेश के एक बेटी थी जो उसकी बहुत सेवा करती। एक दिन जब नरेश महल से लौटकर आया तो उसने देखा कि कुछ आदमी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जिस पर नरेश ने रामू नाम के व्यक्ति से पूछा, क्या हुआ रामू, तुम लोग किसके पीछे भाग रहे हो? अरे भैया, चोर चोरी करके भाग रहा है, उसी का पीछा कर रहे हैं। क्या चोर? रुको, मैं उसे अभी पकड़ लाता हूँ। ये कहकर नरेश भी उसके पीछे भागा, पर तब तक चोर वहाँ से भाग गया था। नरेश जब घर लौटकर आया तो उसकी बेटी रोशनी ने कहा, क्या हुआ पिताजी, आप कहाँ गए थे और ये आवाज कैसी थी? अरे बेटे, हमारे गांव में चोर आ गया है, उसी के पीछे सभी भाग रहे थे। क्या?
चोर आ गया, आपने उसे पकड़ा नहीं? मैंने पकड़ने की कोशिश की पर तब तक वह भाग गया। कोई बात नहीं, अब आप सो जाइए, कल आपको महल भी जाना है। हाँ हाँ, तुमने ठीक कहा। इसके बाद नरेश सो गया। अगली सुबह नरेश उठा और महल चला गया। क्योंकि नरेश महल में एक छोटा सा माली था जो महल के बगीचों की देखभाल किया करता था। वहीं रोशनी बहुत ही होशियार लड़की थी। रोशनी की माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद रोशनी ने सारा घर संभाला। वहीं दूसरी तरफ राजा महल में काफी परेशान बैठे हुए थे। तभी वहाँ सेनापति आया और बोला, महाराज, अभी तक उस चोर का कुछ पता नहीं लगा है। आखिर हमारे गांव में चोर कहाँ से आ गया? मुझे नहीं पता महाराज, लगता है वह किसी दूसरे राज्य से आया होगा। मुझे कुछ नहीं पता, जल्द से जल्द उस चोर को पकड़ो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, आप परेशान मत होइए, हम लोग उस चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब तुम जाओ। वैसे हमारी राजकुमारी कहाँ है? वह नजर नहीं आ रही। राजकुमारी को तो मैंने भी सुबह से नहीं देखा है। ये सुनकर राजा थोड़े हैरान हुए। वहीं सेनापति वहाँ से चला गया। तभी वहाँ पर रानी आई, जिस पर राजा ने कहा, अरे महारानी, आप यहाँ पर? राजकुमारी कहाँ है? पता नहीं वो कहाँ है, सुबह से ही गायब है। क्या सुबह से ही गायब है? आपने उन्हें देखा नहीं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। शायद वो अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में होगी। ठीक है, तुम पता करो। इसके बाद रानी राजकुमारी को ढूंढने के लिए चली गई। वहीं राजकुमारी आराम से बगीचे में थी। तभी उन्हें नरेश दिखा, जिस पर राजकुमारी ने कहा, अरे काका, आप ये किसका पेड़ लगा रहे हैं? अरे राजकुमारी जी, गुलाब तो लाल या गुलाबी ही होता है, तो इसमें उसी रंग के फूल आएंगे। क्या गुलाब के फूल? वैसे इसमें किस रंग के फूल आएंगे? अरे बेटी, क्या बताऊं, कल महल में बहुत बड़ा कांड हो गया है। तभी वहाँ पर रानी आ गई और उन्होंने कहा, अरे राजकुमारी, आप यहाँ हैं और आपके पिताजी आपको महल में ढूंढ रहे हैं। पर क्यों माँ, वो हमें क्यों ढूंढ रहे हैं? तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाते। अगर तुम इधर उधर आया करो तो अपने पिता को बता दिया करो। ठीक है माँ, मैं आगे से बता कर आया करूँगी। इसके बाद राजकुमारी वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ रोशनी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। जल्दी जल्दी खाना बना लो, पिताजी आने वाले होंगे। शाम होने को आ गई। वैसे आज पिताजी से कहूँगी, मुझे कुछ पैसे दे दो, बाजार जाकर सामान ले आऊंगी। तभी वहाँ पर उसके पड़ोस की चाची विमला आई और बोली, अरे बिटिया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं चाची, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। वैसे आप बताइए। कुछ नहीं बिटिया, वैसे बिटिया, अब तो तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तो तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। आपको मेरी शादी की बहुत चिंता है चाची, पर अभी मुझे बहुत कुछ करना है। मैं कुछ समझी नहीं बिटिया, क्या करने की बात कर रही हो? अरे चाची, अभी तो मुझे अपने पिता का नाम रोशन करना है, शादी तो होती रहेगी। अरे बिटिया, हम लोग गरीब हैं, हम लोग भला क्या कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है चाची, गरीब है तो क्या हुआ, भगवान ने बुद्धि तो सभी को दी है। ये सुनकर विमला ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराकर वहाँ से चली आई। धीरे धीरे समय गुजरा। वहीं गांव में लगातार चोरियां हो रही थीं, जिस वजह से राजा काफी परेशान थे, क्योंकि चोर अभी तक पकड़ा नहीं गया था। वहीं दूसरी तरफ सेनापति के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी और उसने अपने आप से कहा, मैं राजा को कभी भी पता नहीं लगने दूंगा कि ये सब मैं ही करवा रहा हूँ। बस एक बार मैं जो चाहता हूँ वह मुझे मिल जाए, फिर मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। वहीं राजा काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि अभी तक चोर पकड़ा नहीं गया था। पता नहीं सेनापति और सैनिक क्या कर रहे हैं।
जो एक चोर को नहीं पकड़ पा रहे। नरेश भी काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि अक्सर गांव में चोरियां होती रहती थी। एक रात जब नरेश लौटकर नहीं आया तो रोशनी काफी ज्यादा परेशान हुई। अरे, अभी तक पिताजी लौटकर क्यों नहीं आए? वैसे तो रोजाना शाम को ही आ जाया करते थे। उस रात रोशनी अपने पिता का इंतजार करती रही। अगली सुबह जब उसके पिताजी आए तो रोशनी ने कहा, पिताजी, आप कहाँ थे? अरे, कल राजकुमारी का कीमती हार चोरी हो गया। वही महारानी के भी बहुत सारे जेवर चोरी हो गए हैं। क्या कांड हो गया? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे नहीं पता बेटी, पर सभी लोग यह कह रहे हैं कि जो गांव में चोरी कर रहा है उसी ने महल में भी चोरी की है। क्या महल में चोरी हो गई? पर ये सब हुआ कैसे? मुझे नहीं पता बेटी, पर सभी लोग यह कह रहे हैं कि जो गांव में चोरी कर रहा है उसी ने महल में भी चोरी की है। क्या? तो अभी तक उस चोर को पकड़ा नहीं गया? मैंने सोचा पकड़ लिया गया होगा। अभी तक तो नहीं पकड़ा गया बेटी, पर राजा ने अब बहुत ज्यादा सख्ती बढ़ा दी है। अब देखो क्या होता है, इसीलिए आज मैं देर से आ पाया। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, आप अपना ध्यान रखना क्योंकि आप भी महल में ही काम करते हैं। हाँ हाँ, तू मेरी चिंता मत कर। इसके बाद रोशनी ने अपने पिता को खाना परोसा और वो दोनों खाना खाने लगे। पर रोशनी काफी ज्यादा